हेलो व्यूअर्स, हम सभी जमा हो चुके हैं बस में और कुछ ही देर में हम यहाँ से बस निकलने ही वाले हैं। ये हमारे सारे स्टूडेंट्स बस में जमा हो चुके हैं और हम यहाँ से चल दिए। ये हमारा छोटा सा एक ट्रैवल ब्लॉग है जिसमें हम जा रहे हैं ललितपुर से चंदेरी। तो हम निकल चुके हैं ललितपुर से और ये राजघाट डैम को क्रॉस करते हुए हमारी बस आगे बढ़ती जा रही है। काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं और हमारी यात्रा काफ़ी मंगलमय होती हुई, आनंददायक होती हुई आगे बढ़ रही है। ये देखिए रोड पर हम लोग किस तरह से हमारी बस सरपट दौड़ती हुई चली जा रही है। सारे स्टूडेंट्स काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐतिहासिक नगर चंदेरी जिसके बारे में इतिहास में भी काफ़ी उल्लेख है और कई किताबों में भी इसके बारे में बहुत कुछ दिया गया है, बहुत उल्लेख किया गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल विज़िट, एक एजुकेशनल विज़िट हम लोग करने के लिए जा रहे हैं चंदेरी। हमारी यात्रा आगे बढ़ाते हुए हम चले जा रहे हैं और दोस्तों ये मैं हूँ और हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, ये और टीचर्स भी हैं। सौरभ सर हैं, साथ में हर्ष सर हैं, ये मैं हूँ। हम आ चुके हैं चंदेरी के संग्रहालय में, म्यूज़ियम ऑफ चंदेरी। इस संग्रहालय में आदिमानव के समय प्रयोग किए जाने वाले औजार और काफ़ी पत्थर के औजार और काफ़ी सामान रखे हुए हैं। यह मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के अंडर में है ये म्यूज़ियम। राजा रजवाड़ों की तलवारें और भी बहुत सारे वेपन्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी पुरानी मूर्तियाँ हैं, बहुत अच्छा म्यूज़ियम है, आप देख सकते हैं। ये हमारे ब्रजेश पांडे सर हैं और हम सभी म्यूज़ियम में अंदर जाते हुए, और म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है इस म्यूज़ियम में। देखिए बच्चे सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और हमारे जो गाइड हैं एक सोनी जी हैं, बहुत अच्छे गाइड हैं। तो लंच नहीं लाए, कैंपर उठा लो भाई, नीरज कैंपर उठा लो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स पकड़ो, एक बैग पकड़ लो। चलो भाई बैग आ रहा है, पहुंचो भाई। हाँ तो बैग आ रहा है, चलो भाई। गर्ल्स हम लोग आ चुके हैं चंदेरी के म्यूज़ियम में और ये म्यूज़ियम में अंदर एक गार्डन बना हुआ है जहाँ पर बैठकर हम लोग थोड़ा सा स्वल्पाहार करेंगे। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट होने के बाद हम लोग अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। वी विल कंटिन्यू अवर जर्नी अहेड। सारे बच्चे काफ़ी खुश दिख रहे हैं, एक अच्छी ट्रिप है और म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद हम लोग अपनी अगली मंजिल पर जाते हुए हमारी बस यहाँ से निकल रही है। हम लोग अब पहुँच चुके हैं कौशक महल। कौशक महल जो पहले कहा जाता है कि 7 खंडों में बनना था, यानी 7 मंजिल का बनना था, परंतु 7 मंजिल का नहीं बन सका किसी कारण से, तो ये 3 या 4 मंजिल का ही बन सका है। बहुत अच्छा देखने लायक है। यहाँ हमारे गाइड जो हैं मिस्टर सोनी जी, वो हमें कुछ बता रहे हैं इस महल के बारे में, इस महल के इतिहास के बारे में। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे सोनी जी हमें इस महल के इतिहास के बारे में बता रहे हैं कि इसका क्या इतिहास है, कैसे राजाओं द्वारा, जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा इन्हें बनवाया गया है, इसकी क्या विशेषता हैं, ये सब ये हमें बता रहे हैं। छोटा सा फूल वाला पत्थर लगा, ये की स्टोन है। ये अगर ये हट जाएगा तो ये महल गिर जाएगा। हर जगह देखो वो भी है, और स्टोन
ऊपर भी एक की स्टोन, हर जगह की स्टोन है। और की स्टोन मतलब मास्टर पत्थर, वो हटेगा तो सारा ये बीच में पूरा टिकाया होगा। जैसे जो बीच का जो खम्बा है, ये नीचे वाले पत्थर में भी अंदर गया है सारी, और मिडल वाले अंदर सारे पत्थर जो ऐसे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। बीच में एक नाली सी है, वो इस तरह से फुल की स्टोन है, देखो सब। और यहाँ बढ़िया, पहले नीचे वाला फ्लोर अफगानी शैली, जैसे ही ऊपर जाएंगे ये मालवा शैली, यहाँ ऐसे ही डिजाइन आ जाएगी। और बुंदेलखंड केवल शैली इस वाले पोर्शन में, और ऊपर बुंदेल। इतने ऊपर तक अंकल पत्थर कैसे ले जाए जाते थे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ। ताली बजाओ साधन के लिए। ये सिस्टम पूरे हिंदुस्तान में था। इतिहास में कई जगह मिलता है कि ये पत्थर, इतने बड़े बड़े महल कैसे बनते थे, और कहीं कहीं मंदिर में तो ये कहना है कि ये रातों रात बने, रातों रात जल्दी से जल्दी राती में तो बना। ये पुरातत्व विभागों का कहना ये है कि यहाँ जो अफगानी शैली में जो आर्किटेक्ट थे मलूक बिन सुल्तानी, उन्होंने इसको डिजाइन किया, और जैसे जैसे बनते गए, इस पूरी बिल्डिंग में 18 जगह सिग्नेचर है उनके। ऐसा नहीं कि चेक किया और सिग्नेचर, पत्थर के ही सिग्नेचर है। हम 2-4 जगह देखेंगे। तो जैसी बनी और उन्हें मिट्टी का से ढकते गए, और उससे 2 फायदे, एक तो हमारी डिजाइन कॉपी नहीं हो रही, और दूसरा हमें बड़े पत्थर चढ़ाने में सहूलियत हो जाए, ऐसा। और जब पूरा एक बड़ा ढेर बन जाता था मिट्टी का, तब बनाया तो 200 लोगों ने, फिर 1000 लोगों से उसका इनॉग्रेशन होता था। पूरी 50-100 गाँवों में मुनादी बटवाई जाती थी कि आज चंदेरी में एक बहुत बड़े महल का भव्य उद्घाटन है। तो उस समय उद्घाटन में हाथ में कुदाली और एक पानी का कलश लोग लेके आते थे, और वो पानी डाला और कुदाली से एक एक तसला मिट्टी निकाली और एक साफ किया, तो एक दिन में ये पूरा महल निकल के आ जाता। तो जो बनाए, जिनने बनाया वो तो कम लोग थे, और जिन्होंने उसको प्रकट किया वो ज़्यादा लोग थे। तो ये किंवदंती हो गई कि ये महल हमने, इंसानों ने नहीं, देवताओं ने बनाया, विश्वकर्मा ने बनाया, जबकि बनाया वो इंसान ने। आइए अब हम चलते हैं कौशक महल में, और इसके अंदर देखते हैं क्या है। ये हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आते हैं, और ऊपर आकर हमने क्या देखा, काफ़ी बड़ा प्लेस था जहाँ पर बहुत सारी देखने लायक चीज़ें थी। बाहर देखिए कितना बड़ा और कितना शानदार आलीशान गार्डन है। हमारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इसमें 2-3 शैलियों का यूज़ हुआ है। एक जो बुंदेलखंड शैली है उसका भी यूज़ हुआ है, अफ़गानी शैली का भी यूज़ हुआ है, नागर शैली का भी यूज़ हुआ है। 2-3 शैलियों का इस बिल्डिंग को बनाने में यूज़ हुआ है। अलग अलग मंजिल जो है अलग अलग शैली से बनाई गई है। काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको और जगह देखने को नहीं मिलेंगी। ये एक ऐसा स्थान है जो ललितपुर के बहुत ही पास है, और इसके पास जस्ट थोड़े ही आगे हम पहुंच जाते हैं अशोकनगर में। वैसे कहने को ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2 या 3 मंजिल का ही है, पर देखने लायक स्थान है कौशक महल। आइए आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। यहाँ के बारे में कई कहानियाँ भी प्रचलित हैं। देखिए ये हम इसके ऊपरी भाग में आ चुके हैं। इसके ऊपरी भाग में ये इस तरह से बनाया गया है, इसके पत्थरों में जॉइंट सिस्टम है, लॉक सिस्टम, मतलब एक में दूसरा पत्थर इस तरह से अटका हुआ है कि एक लॉक जैसा काम करता है, और इस सिस्टम से इस बिल्डिंग को पूरा बनाया गया है। जब ये महल अभी देखने में इतना शानदार है, तो अपने ज़माने में जब इसमें राजा महाराजा रहा करते थे, उस समय पर इसकी क्या भव्यता होती होगी, क्या शान होती होगी, ये भी सोचने लायक है। इस कौशक महल का रख रखाव मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के अंडर में है,
और आज भी ये काफ़ी अच्छी हालत में है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये जो ऊपर आप एक पत्थर देख रहे हैं, इसको की स्टोन बोलते हैं। ये एक लॉक का काम करता है, जो एक से दूसरे पत्थरों को आपस में कनेक्ट करके रखता है। ये जो पुराने पैलेस या पुरानी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, उसमें सीमेंट का यूज़ ना करके उसमें गारे का यूज़ किया जाता था। गारा काफ़ी सारे मटेरियल से मिलकर बनाया जाता था। हमारे बच्चों में काफ़ी उत्सुकता थी ये जानने की कि ये बड़े बड़े पत्थर कैसे इतने ऊपर ले जाए गए होंगे और ये उस समय ये बिल्डिंग्स कैसे बनाई गई होंगी। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है, क्या व्यू है। यहाँ पर काफ़ी दूर तक अच्छी घनी वादियाँ हैं, काफ़ी अच्छा गार्डन है। काफ़ी ऊंचाई पर हम लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए काफ़ी ऊंचा है। हम यहाँ पर समुद्र के 500 फीट ऊपर, समुद्र के काफ़ी ऊपर स्थित हैं। समुद्र वाटर लेवल यहाँ का काफ़ी डाउन रहता है, पानी की थोड़ी यहाँ पर दिक्कत रहती है। चंदेरी में हमेशा से ही पानी की दिक्कत रही है। और ये हम आ चुके हैं कटी घाटी। कटी घाटी में ये दरवाज़ा बनाया गया है। इस दरवाजे को आप देख सकते हैं। स्त्री 2 फिल्म की अभी यहाँ पर शूटिंग हुई थी कुछ समय पहले। यहीं पर वो सिरकटा खड़ा हुआ था और यहाँ पर ये है कटी घाटी। इस घाटी का नाम कटी घाटी इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ काट कर के इस घाटी में पहाड़ काट करके इस दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो क्यों ना एक काम करें कि दक्षिण का पहाड़ काट के एक सुंदर दरवाजा बना दिया जाए। उन्होंने मुनादी पिटवाई कि जो भी राजा, जो भी कारीगर, यहाँ के पत्थर के कारीगर बड़े कॉम्पिटिशन थे, एक दूसरे के खिलाफ बहुत अच्छी इमारतें बनाते थे। तो मुनादी पिटवाई कि जो भी कारीगर इस पहाड़ को काट के एक सुंदर दरवाजा बनाएगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्टर बड़े, जिनके पास 2000 कर्मचारी थे, उन्होंने रातों रात इस पहाड़ को काट के एक दरवाजा बना दिया। शहंशाह को जब, गवर्नर साहब को जब पता लगा कि ये दरवाजा बन गया, ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, ना जाने कितना पैसा मांग दें। तो गवर्नर आए और यहाँ खड़े होकर उन्होंने इस दरवाजे में बड़ी कमी बता दी। अब कोई बता सकता है इसमें बहुत बड़ी कमी क्या है? बहुत अच्छा। इसमें उसने ये बता दिया कि हमारी चंदेरी चारों तरफ से पहाड़ों से सुरक्षित थी और तुमने ये इसमें बिना फाटक का दरवाजा कैसा बनाया, और तुमने चंदेरी को बेपर्दा कर दिया। हमारा किला सामने है और कोई भी दुश्मन आके हम पे अटैक कर रहे हैं। तो चंदेरी को बेपर्दा करने के नाम के लिए उसने सभी को फांसी सजा दी। हाँ, जब यहाँ एक पिछले उस तरफ देखेंगे आप, एक बड़ी जगह साफ करके रखी है, वहाँ अगर उन्हें पुरस्कार मिलता तो वहाँ कुछ लिखते। और क्या, सही बात है। जब उन्हें पता चला कि हमें तो अब मरना है, तो फिर उन्होंने इस वाली दीवार पे आगे दरवाजे के अंदर 2 भाषाओं में एक शिलालेख लिखा और उसमें लिखा कि बुंदेलखंड और मालवा का ये प्रवेश द्वार है। इस समय हम मालवा में खड़े हुए, जब दरवाजे के उस तरफ बुंदेलखंड, और इसी दरवाजे से पता चल रहा है कि हम दक्षिण बुंदेलखंड और मालवा के द्वार पे खड़े हैं। और यहाँ ये मालवा सर, भोपाल, इंदौर, ये सब मालवा। और हाँ, तो बुंदेलखंड और मालवा का प्रवेश द्वार है। हम पे जो इल्जाम लगाया ये गलत था। और ये कटी घाटी है और ये कटी घाटी का जो दरवाज़ा है, इससे सामने ही महल दिखाई देता है। अब वहाँ से निकलकर हम आ चुके हैं बादल महल में। ये बादल महल है, काफ़ी पुराना महल है, बहुत अच्छी हालत में आज भी है। इसके अंदर बहुत अच्छे गार्डन्स बने हुए हैं और उन गार्डन्स के अलावा वहाँ पर एक ऐसा प्लेस बना हुआ है जहाँ पर प्राचीन काल में राजाओं का स्वागत किया जाता था। देखिए लिखा है बादल महल। ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करेंगे और एंटर करते हुए अंदर आ चुके हैं हम। ये गार्डन बने हुए काफ़ी अच्छी, बाद में इसका रखरखाव भी किया गया। पहले यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मोनूमेंट्स थे जो प्राचीन काल में लड़ाइयों में अन्य राजाओं द्वारा या वेदर की वजह से टूट फूट गए। तो अभी यहाँ पर देखिए ये एक प्लेस, यहाँ पर स्वागत किया जाता है, स्वागत स्थल है ये।
मैं जितेंद्र चतुर्वेदी ललितपुर से जितना मुझसे हो सकता है उतना अच्छा मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ इस ट्रिप में हैं ब्रजेश पांडे सर और सौरभ सर, जो इस पूरी ट्रिप के ऑर्गेनाइज़र हैं। सारा इन्हीं का कार्य है और भी ऐसे बच्चों के लिए हर साल ट्रिप कराते रहते हैं। साथ ही नितिन सक्सेना सर हैं और एक हर्ष सर हैं। ये एक प्राचीन बावड़ी है। इस बावड़ी में पानी इकट्ठा रहता था, जो प्राचीन काल के हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम था, क्योंकि चंदेरी काफ़ी ऊंचाई पर है, इसलिए वाटर लेवल यहाँ कम रहता है, तो यहाँ पानी की व्यवस्था विशेष रूप से करनी पड़ती थी। चंदेरी का इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। यह शहर मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह शहर बुंदेलखंड और मालवा की सीमा पर स्थित है। चंदेरी का इतिहास मालवा के सुल्तानों और बुंदेला राजाओं से जुड़ा हुआ है। चंदेरी का किला 10वीं 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल महाराज ने चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर बनवाया था। आपको बता दें कि चंदेरी का पुराना नाम चंद्रगिरी था और जिस पहाड़ी पर किले को बनवाया गया उस पहाड़ी का नाम था चंद्रगिरी। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे शास्त्र दिए हैं उसमें महाभारत काल में श्री कृष्ण भगवान के जो प्रतिद्वंदी शिशुपाल थे, तो कहा जाता है कि उस समय में चंदेरी शिशुपाल की राजधानी थी। और चंदेरी के बारे में बताएं तो राजा मेदिनी राय और उनकी रानी मणिमाला, इनकी अनेक कहानियाँ इस शहर से जुड़ी हुई हैं। अब हम अपनी अगली मंजिल पर आगे बढ़ते हुए अब हम यहाँ से जाएंगे किले में। तो हम पहुँच चुके हैं किले में। पुरानी पहाड़ियों में नाम है इनका। पहली कौन है ये बता सकता है कोई? दुनिया की पहली पुरानी पहाड़ी अरावली। देखो वो घर कितना ट्रैक्टर हाँ मस्जिद के पीछे बते हैं ट्रैक्टर बचे कार बची और ठिलिया वो लोडिंग वाली टैक्सी भैया क्या और ये देखो आप चारों तरफ पहाड़ियों में बूढ़ी मतलब 1000 साल पहले लोग वहाँ रहते थे। शिशुपाल की जन्मस्थली वहाँ जंगल है। खजुराहो जैसे वहाँ सैकड़ों मंदिर थे। जो हम मूर्तियाँ देख के आए हैं वहीं से लेके आए सब। यहाँ जो म्यूजियम में है वो सब वहीं से हम लोगों ने इकट्ठा किया। सर अब उस एरिया में कोई नहीं रहता? नहीं, जंगल है वहाँ, केवल प्लेटफॉर्म। गुर्जर प्रत्यारवंशी कीर्तिपाल, गुर्जर प्रत्यारवंशी राजा कीर्तिपाल हैं, वो इस किले का निर्माण कर रहे हैं। और हमें इससे पहले एक मॉन्यूमेंट देखेंगे। ये है जौहर स्मारक। 1528 में बाबर ने यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। 1.25 लाख की सेना लेके बाबर चंदेरी पे हमला किया और यहाँ लगभग 1600 राजपूत छत्राणियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जौहर किया। और यहाँ जौहर मतलब अपने आप को अग्नि के समर्पण कर देना। सनातन धर्म में 2 विधाएं प्रचलन में थी। पहला सती, इसका कॉन्सेप्ट था पति मरने के बाद अब हम आ चुके हैं खूनी दरवाज़ा। कहते हैं इसका नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा क्योंकि युद्ध के समय यहाँ पर जब शत्रु राजाओं द्वारा दरवाज़ा खोला गया तो खून बह निकला, क्योंकि इतनी लाशें वहाँ पर पड़ी हुई थी, इतने सैनिक वहाँ पर मारे गए थे। तो ये है खूनी दरवाज़ा। आइए देखते हैं, इसके नीचे चलते हैं दरवाज़ा पार करते हुए। काफ़ी अच्छा दृश्य इस दरवाजे के पार देखने को है। घाटियाँ हैं, अच्छी वादियाँ हैं
काफ़ी ग्रीनरी हरियाली है और ये हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इस ट्रिप को। और हम आगे बढ़ते हैं। ये हम दरवाज़ा पार करके आ गए। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी है, मंदिर जैसा ही है। और ये देखिए काफ़ी अच्छी वादियाँ हैं, हरियाली। ये मंदिर है, काफ़ी वादियाँ हैं। ये देखिए इस दरवाजे से हम थोड़ा नीचे की ओर चलते हैं। देखिए एक बंदर कैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। पता नहीं कहाँ से इसको एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल गई और ये बंदर वहाँ बैठकर पी रहा था। एक बड़ा ही रमणीय स्थान हमें चंदेरी में देखने मिला। इस स्थान पर चारों तरफ हरियाली है। ये 2 छतरी बनी हुई हैं। ये 2 छतरी हमें वहाँ पर देखने को मिली हैं। देखिए काफ़ी अगल बगल में ग्रीनरी है। और ये मंदिर देखिए, सामने एक बहुत बड़ा तालाब है, एक अच्छा पॉन्ड है और सामने एक बना है। ये देखने को मिली है अनिरुद्ध सिंह जी की छतरी। ये देखिए ये छतरी है। और ये मंदिर देखिए कितना अच्छा वाइट टेम्पल है और सामने एक तालाब बना हुआ है। कुछ इसकी झलक अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से मिलती हुई लगती है। ये हम आ चुके हैं चंदेरी के उस स्थान पर जहाँ पर साड़ियाँ बनाई जाती हैं। चंदेरी साड़ियाँ जो वर्ल्ड में फेमस हैं। यहाँ पर जो साड़ियाँ बनती हैं हाथ से बनाई जाती हैं। ये साड़ियाँ भारत में तो भेजी ही जाती हैं, साथ ही साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट होती हैं। और ये साड़ियाँ काफ़ी महंगी होती हैं। इसकी शुरुआत 1700-1800 रुपये से होती है और ये 2-2, ढाई लाख रुपए कीमत तक की साड़ियाँ हो सकती हैं। विदेशों में काफ़ी लोग इन साड़ियों को पसंद करते हैं। ये देखिए ये फैक्ट्री लगी हुई है जहाँ पर हाथ से साड़ियाँ बनाई जाती हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ कारीगर वहाँ काम भी कर रहे थे, जिन्होंने हमें उस साड़ी कैसे बनाई जाती है इस बारे में कुछ बताया। अब यहाँ से हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हुए चलेंगे माँ जागेश्वरी के मंदिर में, जो चंदेरी में ही है। देखिए ये हम आ चुके हैं और ये सामने जो छोटा सा मंदिर ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है, ये माँ जागेश्वरी का मंदिर है।
बहुत ठंडा हो पानी वहाँ जाके नहीं पड़ते हैं नहीं, ये झरने से आता है हमेशा, बहुत फायदेमंद होता है। ये हम आ चुके हैं राजघाट डैम पर, जो ललितपुर ज़िले का बहुत बड़ा डैम है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है और मध्य प्रदेश में भी सप्लाई होती है, काफ़ी अन्य जगहों पर भी सप्लाई होती है। बहुत बड़ा डैम जहाँ कई किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा।